Hi students, welcome to Shortcut. First of all, if you have not subscribed my channel, please subscribe it for more videos. Today we are starting chapter number 17, Economic Problems and Challenges, Poverty and Unemployment. ये चैप्टर जो है ये भारत की जो कुछ समस्याएं हैं जो हम बहुत लंबे समय से जिससे जूझ रहे हैं, जैसे कि पोवर्टी का अर्थ होता है गरीबी। अब भारत जो है बहुत ज़्यादा गरीबी है इस देश के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं जो कि रोज़ कमाते हैं और फिर उनके घर में चूल्हा जलता है। तो पोवर्टी बहुत ज़्यादा भारत के अंदर है, और भारत को अगर डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले पोवर्टी जैसी समस्या से ही निजात पानी हुई। दूसरी जो बहुत ही गंभीर समस्या हमारे सामने है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ये गंभीर समस्या है। गौतम गंभीर समस्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सीरियस प्रॉब्लम, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है बेरोज़गारी। अब भारत एक कृषि प्रधान देश है और जनसंख्या भारत की जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और ऐसे में सब लोगों को काम मिल सके, ये हमारे सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज है। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, जिनको हमने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जिनको हम पंचशील योजना भी कहते हैं, उनके द्वारा हमने धीरे धीरे उनसे निजात पाने की कोशिश की, और आज हम काफ़ी डेवलपमेंट के पथ पर आगे अग्रसर हो गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं आज भी हमारे सामने जो कि त्यों ही हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत इन समस्याओं से लड़ नहीं रहा है या लड़ नहीं पा रहा है, लेकिन जो हमारा एक जो सिस्टम है जिसके अंदर सबसे जो बड़ी समस्या आती है वो करप्शन की आती है, जिस कारण से जो सीधा फ़ायदा गरीबों को मिलना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या, इनके लिए सरकार जो कुछ भी करती है वो डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, बिकॉज ऑफ करप्शन। क्योंकि करप्शन जो है वो सीधे सीधे बहुत सारी जो सहायता गरीबों तक पहुंचाई जाती है या जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की जाती हैं, वो करप्शन के कारण बड़े बड़े जो अफसर हैं, मंत्री हैं, ये लोग बीच में ही सब कुछ चंपत कर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से भारत के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, प्राइस राइज, ब्लैक मनी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टावेशन, करप्शन, टेररिज्म एट्सेट्रा। अब ये जो समस्याएं हैं इनके अंदर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी हैं। ये समस्याएं तो हैं ही हमारे सामने, लेकिन इनके अंदर भी कुछ जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लायक जो समस्याएं हैं वो कौन सी हैं? पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज एंड पॉपुलेशन इंक्रीज। सो दीज आर द सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्रीज फेसिंग। अब इनमें से भी हम सबके बारे में आज नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम दो ही समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली है पोवर्टी। अब पोवर्टी किसे कहा जाता है? पोवर्टी, चलिए हम समझ गए, पोवर्टी मीन्स गरीबी, लेकिन हम गरीब किसको कहेंगे? भाई मैं भी गरीबी हूँ, तो गरीबी किसको कहेंगे? तो गरीबी की डेफिनेशन तो देनी पड़ेगी ना। गरीब तो अब बाहर जाके आप कहीं रोड पे खड़े हो जाइए और बोलिए कि सबको मैं 100-100 रुपये बांटूंगा, जो जो गरीब है मेरे से ले जाओ आके, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बड़ी कार लेके भी गुजर रहा होगा वो भी वहाँ से आपसे 100 रुपये जरूर लेके जाएगा, वो भी बोलेगा मैं भी बहुत गरीब हूँ भाई। तो पोवर्टी के लिए प्रॉपर डेफिनेशन देनी बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या दी गई है वो देखते हैं हम। A large number of people are deprived of satisfying the basic and essential requirements of the life, such as food, clothes, shelter, education, and health services. Such a situation is known as comprehensive poverty, and people living in such a condition in the society are called poor. अब ऐसे लोग जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जिनके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जीवन यापन के लिए जो जरूरी चीज़ें, जो सामग्री जरूरी चाहिए, वो भी उनके पास नहीं है, जिनमें सबसे बड़ी बात तो आप जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो तीनों जो हमारे हिंदी मूवी का एक नाम भी है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो हमारे फिंगर टिप्स पे रहता है, ये तीन चीज़ों का नाम। तो फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हैं एजुकेशन, की पढ़ाई नहीं करेगा बंदा तो फिर पोवर्टी कैसे दूर जाएगी? आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर क्या करोगे? मजदूरी करोगे, मजदूरी करके तो मेरे ख्याल से भी गरीबी से आप निजात नहीं पा सकते।
और दूसरा है हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज मतलब कि अगर आपके पास एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने के भी पैसे नहीं हैं तो हम उसको गरीब कह सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसको पॉवर्टी कह सकते हैं, और ऐसे लोग जो इस सिचुएशन के अंदर हैं उनको हम पुअर कह सकते हैं, गरीब कह सकते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। आपने ये वर्ड सुना होगा बीपीएल। पहले इस कंपनी का एक टेलीविजन भी आता था बीपीएल कंपनी का, लेकिन ये बिलो पॉवर्टी लाइन कंपनी का नाम नहीं है। यहाँ पर नाम दिया गया है बीपीएल, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन। आज जो आपके राशन कार्ड्स वगैरह रहते हैं, आप जानते हैं जो रेशन कार्ड रहता है हमारा, उसके ऊपर एपीएल और बीपीएल लिखा होता है। एपीएल का मतलब होता है अबव पॉवर्टी लाइन के, ऐसे व्यक्ति जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, यानी कि वो ठीक ठाक कंडीशन में। और दूसरा होता है बीपीएल। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। Poverty is a qualitative concept. In India, poverty is viewed as lowest level of life. Common features of people living below poverty line are as follows. अब हम बीपीएल यानी कि पॉवर्टी लाइन को कैसे कैलकुलेट करेंगे भी, कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है यानी कि एपीएल में है और कौन बीपीएल में आता है। तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जिसको 2 वक्त का खाना ना मिले उसको हम पुअर कह सकते हैं, यानी कि उसको बीपीएल में कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई बहुत बड़ा घर चाहिए रहने के लिए, बंगलो, भले एक रूम हो उसके पास, लेकिन रहने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास होना चाहिए खुद का। अगर वो नहीं है तो उसको हम पुअर कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे लोग जिनको स्लम एरियाज़ में जो लोग रहने के लिए मजबूर होते हैं, ऐसे एरियाज़ यानी कि स्लम एरियाज़ आप जानते हैं झोपड़पट्टी, जहाँ पर चारों तरफ गंदगी और लोग झोपड़ियाँ बना कर रहते हैं, उन लोगों को हम पुअर कह सकते हैं। दूसरा, देयर इनकम इज़ लेस देन डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग कमाते नहीं हैं, वो लोग भी कमाते हैं, लेकिन उनकी इनकम जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ही कम रहती है, जिस कारण से हम उनको पुअर में इंक्लूड करते हैं। Then their lifespan is less than national average life expectancy. अब लाइफ स्पैन जो है यानी कि जीवन का जो एक उनका जो पूरा जीवन है, यानी कि उसकी जो लेंथ है, कितना जीवन आदमी जीता है, तो एक एवरेज निकाला जाता है जिसको नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है कि देश के अंदर एवरेज एक व्यक्ति कितने साल तक जिंदा रहता है। सपोज अभी आज की बात करें, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पर जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी वो अराउंड 65 to 70 ईयर्स होगी, यानी कि एवरेज आदमी 65 से 70 साल तक जीता है। तो इन लोगों की जो एक्सपेक्टेंसी रहती है लाइफ की वो काफ़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ स्पैन इनका कम रहता है क्योंकि देखिए सुविधाएं नहीं रहती हैं, गंदगी में रहते हैं, खाना प्रॉपर नहीं मिलता है, इनकम नहीं है, फिर ख़राब जगह यानी कि आजू बाजू गंदगी रहती है, तो ऐसे में ये जल्दी बीमारियों के शिकार होते हैं और अच्छा इलाज ना करवाने के कारण ये जल्दी मर जाते हैं। तो इनकी लाइफ स्पैन जो रहती है वो काफ़ी छोटी रहती है। जनरली दे आर इलिटरेट, और ये लोग जो रहते हैं इलिटरेट, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ रहते हैं। अगर ये स्कूल जाएंगे तो फिर कमाने कौन जाएगा, इस कारण से ये लोग सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं और स्कूल जाने से बचते हैं, तो ये इलिटरेट रह जाते हैं। और मोस्ट ऑफन ये न्यूट्रिशियस फूड ना मिलने की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड के कारण जो बहुत सारी बीमारियां रहती हैं जिनसे ये पीड़ित हो जाते हैं, और इस कारण से इनकी मौत जल्दी हो जाती है। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने परिवार की, अपने फैमिली की देखभाल की जो जिम्मेदारी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है, वो भी इन गरीब लोगों के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि पुअर पीपल जो हैं वो लोग क्या करते हैं, जिस उम्र में आप लोग पढ़ने स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, उस उम्र में वो लोग मजदूरी करने जाते हैं या चाय के होटलों पे या दूसरे कुछ काम हम करते हुए उनको देखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत कम उम्र में ही जीवन अपने परिवार का जो गुजर बसर करने की जिम्मेदारी आ जाती है। इस कारण से वो लोग पढ़ाई की उम्र में ही काम करने लग जाते हैं, तो ये लोग पुअर कहलाते हैं। देन डेथ रेट इज़ हाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। इन लोगों के अंदर डेथ रेट यानी कि पुअर पीपल जो रहते हैं उनके अंदर डेथ रेट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन के कारण। इनको एक जो खाना आपको जिस प्रकार, आप देखिए अपने लाइफस्टाइल को, सुबह उठते ही आपको चाय नाश्ता मिल जाता है, फिर आपको मम्मी दूध भी ज़रूर देती होगी, फिर दिन भर में अच्छा खाना मिलता होगा जिसमें पेरेंट्स ये ध्यान रखते हैं कि एक न्यूट्रिशियस फूड मिले। आप जानते हैं आजकल हमारे घरों में हॉर्लिक्स
बूस्ट, ये चीज़ें तो कॉमन चलती हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं, तो ये चीज़ें दी जाती है। लेकिन इन लोगों के पास ऐसी सुविधाएं ना होने की वजह से इवन खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इस कारण से माल न्यूट्रिशन के कारण इन लोगों में डेथ रेट ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है ताकि गरीब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो जो उसको थोड़ा सुधारा जा सके, इसको इम्प्रूव किया जा सके। जो लोग BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो क्या है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए। पहला, इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज वेरी लेस इन सिटीज एज वेल एज इन विलेजेस। सच फैमिलीज आर कॉल्ड अंत्योदय फैमिली और फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ऐसे लोग जो शहरों में और विलेजेस में रहते हैं और उनकी इनकम बहुत कम है, यानी कहीं भी रहते हो, भले गांव में भले शहर में, लेकिन उनकी इनकम बहुत कम है, और इन लोगों को अंत्योदय फैमिली कहा जाता है या फिर फैमिलीज दैट आर लिविंग अंडर poverty line, below poverty line यानी कि BPL. After finding out such families, government has started public distribution system on the basis of the ration card. राशन कार्ड के आधार पर सरकार ऐसी फैमिलीज़ को ढूंढती है। पहले तो अंत्योदय फैमिली या BPL फैमिलीज़ को, यानी कि वो ढूंढने जाती है, मतलब टॉर्च लेके ढूंढने नहीं जाते हैं हमारे सरकारी अफसर, लेकिन जो हमारे तलाठी वगैरह रहते हैं, जो पटवारी रहते हैं, जो गांव में काम करते हैं, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर जगह जो रहते हैं, वो गांव-गांव से ऐसे लोगों की लिस्ट मंगवाते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। उन लोगों के लिए फिर PDS सिस्टम शुरू किया जाता है। PDS क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पे लोगों को राशन कार्ड के ऊपर राशन प्रोवाइड करवाया जाता है, और जो दुकानें शहरों गांव में ऐसी या शहरी मोहल्लों में ऐसी दुकानें खोली जाती हैं जहां पे उनको सस्ते दाम पे राशन प्रोवाइड करवाया जाता है उनके राशन कार्ड के ऊपर, इन शॉप्स को कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप्स। हर महीने इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे परिवार के अंदर जितने लोग हैं उन लोगों के हिसाब से, एक एक आदमी के हिसाब से 5-5, 4-4 किलो कुछ राशन इनको दिया जाता है, जैसे कि चावल हो गए, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट एंड कैरोसिन, ये सब चीज़ें इनको दी जाती हैं ताकि कम से कम खाने पीने की तो समस्या इनके सामने ना खड़ी हो। देन इट इज़ ट्राई टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। तो इस प्रकार इनके लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ाने की, ऊपर लाने की कोशिश सरकार द्वारा की जाती है समय समय पर। Then concept of poverty was first propounded by the director of WHO. For calculating poverty line, certain factors are considered, which includes expenditure on food, clothing, accommodation, education, health, clean drinking water, electricity, sanitation facilities, transportation facilities and income, as well as the intake of calories. अब जो WHO ने पोवर्टी लाइन यानी कि गरीब लोग किसको कहेंगे हम, इसको कैलकुलेट करने के लिए, पोवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीज़ों को मतलब उन्होंने सेटअप किया है कि किसके आधार पे हम जानेंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर है। पहला, खाने पे कितना खर्चा कर सकता है आदमी, यानी कि उसकी इनकम कितनी और खाने पे खर्चा कितना हो रहा है। कपड़े, फिर रहने का स्थान, एजुकेशन, हेल्थ, क्या उनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, बिजली है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ यानी कि साफ़ सफाई आजू बाजू कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और इनकम। इन सब चीज़ों के साथ साथ कैलोरीज़ का इंटेक ऑफ कैलोरीज़, मतलब आप जानते हैं ना कैलोरीज़ यानी कि जो भी चीज़ आप बिस्किट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कैलोरीज़ की कितनी कैलोरीज़ ये आपको देगा, तो उसको खाने से कितनी कैलोरी, यानी कि पूरे दिन में जो भी वो खाना खाते हैं उससे उनको कैलोरीज़ कितनी मिलती हैं। इन सब आधार पर WHO ने गरीब लोगों को की पहचान करने की कोशिश की है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फिक्स्ड विच इज़ नोन एज पोवर्टी लाइन। इन चीज़ों के आधार पे एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, पर्टिकुलर सेटअप किया गया है, जिसके द्वारा गरीब लोगों को पहचाना जाता है और इस लाइन को कहा गया है पोवर्टी लाइन। यानी कि जो लोग इससे ऊपर हैं दे आर कॉल्ड अबव पोवर्टी लाइन, और जो लोग इससे नीचे हैं दे आर कॉल्ड बिलो पोवर्टी लाइन, PPL। द कंसेप्ट ऑफ पोवर्टी लाइन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टांस। पोवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन है, कंसेप्ट है, वो समय दर समय बदलती रहती है, लोकेशन के हिसाब से और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से भी ये समय समय पर बदलती रहती है। अगला हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को मेजर कैसे किया जाए? देयर आर 2 ways ऑफ नोइंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब 2 तरीके बताए गए हैं। पहला ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज़ और सर्विसेज बाय अ फैमिली, कि एक फैमिली जो है वो अलग अलग चीज़ों के पीछे, सर्विसेज के पीछे कितना खर्चा करती है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। फैमिली का मतलब यहाँ पर 5 लोगों की बात की जा रही है, फैमिली के अंदर 5 लोग हैं।
कि उस फैमिली की इनकम कितनी है। अब देखिए, अब किसी आदमी के पास, किसी फैमिली के पास इनकम अच्छी है, लेकिन वो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ बीड़ी सिगरेट शराब में अगर पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं और फिर उनको खाने के लिए पैसा नहीं बचता है, तो हम उसको गरीब नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उल्टे धंधों में काम करके वेस्ट कर रहा है अपना पैसा, तो उसको हम गरीब नहीं कह सकते हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि उनको खाना नहीं मिल रहा है। अब एक फैमिली है जिसके अंदर 5 लोग रहते हैं, जिसमें से 3 भाई हैं, एक उनकी माँ है और एक बहन है। अब ये 5 लोग उस घर में रहते हैं और 3 भाई जो हैं वो तीनों बड़े हैं, वो कमा सकते हैं। अब उनमें से एक आदमी कमाने जाता है और बाकी लोग बैठे खाते हैं, तो हम इनको भी गरीब नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कमाने वाले 3 लोग हो सकते हैं एटलीस्ट। अगर माँ और बहन को छोड़ दिया जाए तो तीनों लोग तो कमाने जा सकते हैं ना, तीनों पुरुष, लेकिन वो तीनों कमाने ना जाकर एक ही आदमी कमाने जाता है, तो इस फैमिली को इस तरह से इनकी टोटल इनकम तो कम हो जाएगी। खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, कमाने वाला एक ही आदमी है, तो ऐसे में हम नहीं कहेंगे कि इनके भी ये गरीब लोग हैं, क्योंकि वो 3 लोग अगर कमाने जाएंगे तो उनकी जो इनकम है वो 3 गुना हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी कर सकते हैं। अब देखिए, पॉवर्टी को भी आगे बताया गया है अलग तरीके से। पहला होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? Those people of the society who are not able to purchase the basic necessities of life like food grains, pulses, milk, vegetables at lowest market rate are said to be absolute poor. अब ऐसे लोग हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग जो बेसिक चीज़ें भी नहीं खरीद पाते हैं, बेसिक चीज़ों में आता है जैसे कि खाने पीने की चीज़ें होगी, दूध, दालें, सब्जियां, ये चीज़ें भी नहीं खरीद पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इनको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट पुअर। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। अ सोसाइटी हैज़ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। अब रिलेटिव, अब इन दोनों में फ़र्क देखिएगा। पहला हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अब एक व्यक्ति है, झोपड़ी में रहने वाला मजदूर है, अब वो बाहर जाकर बहुत ही कम से कम दाम पे चीज़ें खरीदेगा या वो भी नहीं खरीद पा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन दूसरी तरफ होता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी, जैसे कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है? दूसरे से रिलेट करके देखना। अब रिलेट करके देखेंगे तो अब देखिए हमारे, अब आप अपने आप को लीजिए, अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये महीने के हैं तो यू आर नॉट पुअर एक्चुअली। लेकिन अगर आप 20,000 कमा रहे हो और आपके पड़ोसी जो है 40,000 कमा रहा है, तो आप उसके मुकाबले तो पुअर हुए। क्यों पुअर हुए? क्योंकि आपकी इनकम 20,000 है और उसकी 40,000 है। लेकिन जब उसको 40,000 वाले को हम 60,000 वाले से कंपेयर करेंगे तो 40 वाला बोलेगा मैं इससे गरीब हूँ भाई, क्योंकि जो उसका आगे वाला इंसान है, जो उसका नेबर है, वो 40 की बजाय 60 कमा रहा है, तो वो ज़्यादा अमीर हुआ उससे। अब 60 वाले को हम कंपेयर करेंगे किसी और से, लाखों वाले से, तो 60 वाला उसके सामने गरीब है। लाखों वाले को हम करोड़ों वाले से कंपेयर करेंगे तो लाखों वाला गरीब है। करोड़ों वाले को कंपेयर करेंगे हम अरबों वाले से, तो वो उसके मुकाबले गरीब है। तो इस तरह की पॉवर्टी को कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर ए जो है उसकी इनकम 10,000 है, बी की 20,000 और सी की 30,000। अब तीनों की इनकम अलग अलग है। अब ए जो है वो बी से गरीब है और बी जो है वो सी से गरीब है, और ए जो है वो बी और सी दोनों से गरीब है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दे आर कंसिडर्ड एज पुअर। ए और बी दोनों गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? सी के मुकाबले, क्योंकि सी इन दोनों से अमीर है। तो इन दोनों को हम पुअर कह सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में पुअर नहीं, लेकिन इस तरह की पॉवर्टी को हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में पॉवर्टी की बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार से पॉवर्टी को मेजर किया जाता है, देखते हैं। भारत में पॉवर्टी को डिसाइड करने के लिए, पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए 2011-12 में प्लानिंग कमीशन जो है भारत का, उसने पर कैपिटा एक्सपेंडिचर सेट किया था रूरल एरिया के लिए भी और अर्बन एरिया के लिए। यानी कि गांव में और शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं, उसके आधार पे देखा जाएगा कि गरीब है या नहीं। देखिए, पहला देखते हैं हम, एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरिया एज ₹816। रूरल एरिया के अंदर, यानी कि गांव के अंदर अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये एक्सपेंडिचर मतलब वो कर रहा है, खर्च रहा है, विच मीन्स ₹4,080। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बोला कि 816 रुपये वो एक्सपेंडिचर है, खर्चा कर रहा है। 816 रुपये खर्च करने का मतलब, हमने फैमिली कितने लोगों की मानी थी, हमने ऊपर देखा था 5 लोगों की फैमिली माना था हमने। एक फैमिली के अंदर कितने लोग माने, देखिए यहाँ पर फैमिली मीन्स मिनिमम 5 मेंबर्स, तो 5 मेंबर्स। तो यहाँ पर उसके आधार पे हम लेंगे, तो एक बंदे का 816 रुपये खर्चा हो रहा है।
रूरल एरिया में, गांव की बात कर रहे हैं हम, 816 रुपये एक आदमी के खर्चा होगा। तो 5 आदमी फैमिली में हमने कैलकुलेट किया, तो 5 आदमी को कितना होगा 4080 रुपये पर फैमिली। ये एक आदमी का है और इतना पूरी फैमिली का हो जाएगा। लेकिन अर्बन एरिया यानी कि शहरों में बात करें तो इसको बढ़ाकर, गांव में 816 था तो यहाँ पर 1000 रुपया हो गया पर पर्सन, और फैमिली का हो गया 5000, क्योंकि 5 लोगों की फैमिली है, 5000 हो गया। यानी कि दोनों में फ़र्क देखिए, गांव में 4080 रुपये अगर कोई फैमिली खर्च कर रही है तो उसको हम पुअर नहीं कह सकते हैं, उससे ज़्यादा खर्च कर रही है तो उसको पुअर नहीं कह सकते हैं। लेकिन शहरों में अगर 5000 मिनिमम खर्च कर रही है तो समझो वो पुअर नहीं। दिस मीन्स एटलीस्ट दिस मच पर कैपिटा इनकम शुड बी देयर टू रिचार्ज एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर कोई फैमिली शहर में रहने वाली 5000 रुपये कमा रही है तो गरीब नहीं है, और गांव में रहने वाली कोई फैमिली अगर 4080 रुपये कमा रही है तो वो गरीब नहीं है। On the basis of new criteria, number of the poor has reduced to 27 crore in 2011-12 and rate of poverty has reduced to 21.9% in the ratio of total population. अब 2011-12 की गिनती के हिसाब से देखा जाए, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 27 करोड़ लोग जो थे सिर्फ गरीब भारत की आबादी 135 करोड़ से ऊपर है, 135 करोड़ में से सिर्फ 27 करोड़ लोग ही गरीब हैं। अब ये गरीबी भी सरकार का ये तरीका है मापने का, यानी कि 4000 गांव में और 5000 शहर में। अब आप लोग शहर में रहते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 5000 में आप अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं नहीं। बाकी गवर्नमेंट ने तो कहा है कि भी 5000 में आप गरीब नहीं हो, अगर आप 5000 कमाते तो यू आर नॉट पुअर। अब ये गरीबों की संख्या भारत में 2011 में 11-12 की बात करें तो 27 करोड़ थी, शायद अभी और भी कम होगी, और ये लगभग 21.9% कम हो गई थी टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। जबकि 2009-10 की बात करें, पॉपुलेशन जो थी वो गरीबी जो थी वो 29.8% थी, यानी कि उसके बाद काफ़ी कम हुई है। Thus approximately 35.47 करोड़ पीपल्स वर लिविंग इन पोवर्टी, यानी कि लगभग भारत के अंदर 35.47 करोड़ लोग जो थे वो गरीबी में जी रहे हैं। इन ऑर्डर टू सी दैट इक्वालिटी प्रिवेल्स एट द इंटरनेशनल लेवल, अब ये तो भारत की बात की, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया वैश्विक स्तर पर भी इक्वालिटी रहे, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम डिसाइड की है एज 1.90 यूएस डॉलर इन 2012। 2012 में 1.90 यूएस डॉलर उसने कैलकुलेट किए थे, 2008 की बात है, विच इज़ कंसिडर्ड एज द स्केल फॉर पोवर्टी लाइन, जिसको पोवर्टी लाइन के स्केल के तौर पे जाना गया है। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, India's total population was approximately 1.21 crore, 121 crore in 2010, out of which 32.7% people were living in poverty, below poverty line, which makes about 45.6 करोड़, यानी कि 121 करोड़ जो कि 2010 की भारत की जनसंख्या थी, उसमें से 32.7% लोग गरीब थे, जो कि टोटल हो गए 45.6 करोड़। The report of UNDP 2015, ratio of poverty in India in 2011-12 was 21.92%. It means that out of total poor, that is 26.93 crores, 21.65 crore people in rural areas and only 5.28 crore people in urban areas are under poverty line। यानी कि रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि शहरों में गरीब कम है और गांव में गरीब ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 36.93% लोग जो हैं वो पुअर हैं वहाँ पर, यानी कि कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ इज़ द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। ये याद रखिएगा, वन वर्ड आंसर में आता है, विच इज़ द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया, दैट इज़ छत्तीसगढ़। वाइल गोवा हैज़ लोवेस्ट पोवर्टी रेट, गोवा की जो पोवर्टी रेट सबसे कम है 5.09%। इन गुजरात की बात करें तो हमारे यहाँ पर 16.63% पोवर्टी है। इसके बाद छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल, झारखंड, उड़ीसा, दे हैव मोर देन 30% प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया पोवर्टी इन इंडिया। इनमें 30% से ज़्यादा पोवर्टी है भारत में। इंडिया इज़ bestowed with natural resources in large quantity and is prosperous in natural raw material, but because of lack of ability to make worthy profit from them, lack of education, training and skill, defective planning since years, these natural resources have not been utilized to their best possible extent for welfare of people. As a result of it, proportion of poverty has not reduced. So it is said the poor live in wealthy India. अब भारत के पास जो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है, उसका भंडार है भारत के पास, लेकिन हम उसका उपयोग करके पूरे तरीके से जिस प्रकार का उपयोग हम मैक्सिमम यानी कि बेस्ट वे में उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एजुकेशन की कमी है,
ट्रेनिंग नहीं है, स्किल नहीं है लोगों के पास, प्लानिंग बहुत डिफेक्टिव है। अब सरकारें प्लान तो बना देती हैं, इनको खुद को नहीं पता होता है करना क्या है। और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से लोगों का वेलफेयर, लोगों की भलाई नहीं हो पाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि ज़्यादातर भारत के जो लोग हैं, यानी कि गरीबी भारत से ख़त्म होने में इतने साल लग गए। नहीं तो देखिए, आज़ादी के बाद आज हम 2020 में हैं, तो इतने साल होने के बावजूद भारत अभी तक गरीबी जैसी समस्या से निजात नहीं पा पाया है, जबकि भारत बहुत ही ज़्यादा स्पीडीली डेवलप हो रहा है। इसीलिए एक कटाक्ष भी किया जाता है भारत के ऊपर कि द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया, कि अमीर भारत में गरीब लोग रहते हैं। यानी कि जब देश अमीर हो गया है तो लोग भी अमीर होने चाहिए ना, लेकिन ये कटाक्ष किया जाता है कि द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। अगला हमारा टॉपिक है रूरल पुअर। रूरल पुअर किसको कहा जाता है? अब रूरल मतलब गांव की बात कर रहे हैं। गांव में कौन कौन से लोग होते हैं? जनरली ऐसे लेबरर्स जिनका लैंड नहीं है, फार्म लेबरर्स जो फार्म में काम करते हैं, आर्टिसंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि छोटी इंडस्ट्रीज या गृह उद्योग हैं उनके कारीगर, मार्जिनल फार्मर्स छोटे मोटे फार्मर, गरीब फार्मर्स, बेगर्स भिखारी, फोर्स लेबरर्स जिनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, बंधुआ मजदूर बोलते हैं जैसे, और जंगलों में रहने वाले लोग यानी कि आदिवासी बोल सकते हैं, जो कि पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं, ट्राइबल्स, टेम्पररी क्राफ्ट्समैन ऐसे लोग जो कि टेम्पररीली क्राफ्ट का काम करते हैं, यानी कि टेम्पररी कारीगर जिनका सीजनल काम होता है, इन सबको रूरल पुअर कहा जा सकता है। अर्बन पुअर किसको कहेंगे? शहरों में गरीब लोग किसको कह सकते हैं? टेम्पररी लेबर्स जो टेम्पररी काम करते हैं, लेबर्स ऑन डेली वेजेस जो रोज़ काम करने वाले, क्योंकि रोज़ काम नहीं मिलता है ना। हमें लगता है कि रोज़ का ही 500 कमा रहे हैं तो महीने का 15,000 हो गया, लेकिन महीने में उनको काम तो 15 दिन ही मिलता है। डोमेस्टिक वर्कर्स जो घरों में काम करने आते हैं, हमारे झाड़ू पोछा बर्तन करने आते हैं, रिक्शा वाला, फिर जो चाय की दुकानों में होटल्स में काम करने वाले लड़के हैं, वो ढाबों पे काम करने वाले लड़के जो कि गैरेजेस में काम करते हैं, फिर बेगर्स यानी कि भिखारी। अब ये लोग जो अपनी मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते, अपनी कॉमन ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, इनको अर्बन पुअर कहा गया है। अब रीजंस ऑफ पॉवर्टी के रीज़न क्या है भी? अब गरीबी के कारण हमें देखने हैं। पहला, डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी। अब भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेती की जाती है। लगभग आज़ादी के बाद की बात करें, लगभग 70% लोग यहाँ खेती करते थे, जो घटकर अब 58% जैसा हो गया, यानी कि 58% लोग आज भी खेती करते हैं। लेकिन कृषि प्रधान भारत की ज़्यादा जो इनकम है वो खेती से आती है, लेकिन खेती के फील्ड के अंदर बिल्कुल भी डेवलपमेंट जितना होना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह उतना नहीं हो पाया है, जिस कारण से गरीबी बढ़ी है। एक कारण इसको माना जाता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। दूसरा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, लैंड बहुत है, देखिए आप गुजरात में कच्छ में ही देखिए कितनी ज़मीन पड़ी है, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हों तो हमारी पैदावार कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसको एक कारण माना गया है पॉवर्टी का। दूसरा, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ना होना फार्मिंग के अलावा। अब हमारे जो किसान हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? खेतीबाड़ी के ऊपर। अब बारिश ज़्यादा हो गई, खेती नष्ट हो जाए। जैसे भी असम में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, आप जानते हैं 2020 में बहुत बारिश हो रही है, असम और बिहार में डूबा पड़ा है सब कुछ, यानी कि बाढ़ आई हुई है। अब वहाँ पर सैकड़ों, हज़ारों, लाखों एकड़ ज़मीन ख़त्म हो गई है, बताइए, फसलें ख़त्म हो गई है लोगों की। अब वो लोग जिनकी फसलें ख़राब हुई हैं वो तो बेचारे कई साल पीछे चले जाएंगे ना। अब पूरा जो उन्होंने कर्जा लेके ज़मीन में बोया था कुछ, अब अगले साल फिर वेट करेंगे, अगले साल फिर ऐसा ही कुछ हुआ तो फिर बेचारे और फंस जाएंगे। तो ये लोग पॉवर्टी से कभी भी ऊपर नहीं आ पाते, गरीबी के दलदल से कभी बाहर नहीं आ पाते। इसका रीज़न यही है कि इनका जो मेन जो काम है वो फार्मिंग है। इसके साथ साथ जो एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो नहीं है इनके पास। खैर, लॉकडाउन में तो सब लोग समझ गए होंगे कि अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े कारोबार जो थे लोगों के वो सब फेल हो गए हैं, और ऐसे में अगर आपके पास अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो बहुत ही मुश्किल वाली बात है। अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट का मतलब जैसे कि कोई भी दूसरा काम जिससे आपका गुजर बसर हो सके। अगर खेतीबाड़ी में, खेती से तो बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ज़रूरी है, खेती के लिए तो खासकर किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि खेतीबाड़ी होगी कि नहीं होगी, प्रॉपर फसल होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है सब नेचर के ऊपर। कि बारिश अच्छी हो गई
तो सब ठीक रहेगा, बारिश कम हुई तो नुकसान है और बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो नुकसान है। तो ऐसे में अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े। देन लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट्स, दूसरी एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में या एजुकेशन के बारे में स्किल और ट्रेनिंग लोगों के पास है ही नहीं। बस खेती की जा रही है और वो भी कैसे, पुराने साधनों के द्वारा, पुराने सिस्टम के द्वारा। अगर मॉडर्न मेथड्स का यूज़ किया जाए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाए तो काफ़ी बदलाव आ सकता है, लेकिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि कैसे खेती करनी है। बस वो तो वही पुराने ढंग से ज़मीन को जोत दिया, फिर फसल उगा दी, बस पूरा हो गया। तो मॉडर्न मेथड्स का जो नॉलेज होना चाहिए, जो रिगार्डिंग द ये जो खेती के बारे में, वो लोगों को नहीं है। Then increase in debt as a result of excessive expenditure because of caste system, orthodoxy, tradition and custom. Thus, it may be said that it is due to increase in unproductive expenditure. लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया कर्जा? अब जो खर्चा किया जाता है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। कास्ट सिस्टम, हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम आज भी है। अब भाई ऊंची कास्ट का लड़का है, शादी में बहुत खर्चा होना चाहिए। ऊंची कास्ट का लड़का है, लड़की है, दहेज बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। ऑर्थोडॉक्सी, प्राचीन पुरानी थिंकिंग में, लड़की है, शादी हुई है, उसको दहेज में बहुत चीज़ें देनी पड़ेंगी, समाज देख रहा है। ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ये सब चीज़ें, लड़की है, इसको पढ़ाया नहीं जाएगा, इसके लिए पैदा होते ही लोग पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं, भाई शादी में बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा, ये वो। तो ये चीज़ें जो हैं ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देती हैं। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बढ़ावा दिया जाता है भारत के अंदर खासकर। तो दिस इज़ द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इससे भी गरीबी बढ़ती है। अब गरीब जो माँ बाप हैं वो कर्जा लेकर अपनी बेटी की शादी करेंगे, फिर उस कर्जे को भरते भरते वो लोग इस दुनिया से निकल लेंगे, तो ये गरीबी में उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। ड्यू टू इलिटरेसी द पुअर बिकम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। अब पढ़े लिखे तो है नहीं हमारे मजदूर भाई, ये लोग पढ़े लिखे ना होने की वजह से इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, इनजस्टिस इनके साथ बहुत ज़्यादा, इनके साथ अन्याय किया जाता है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। Along with that, they are not able to get proper benefit of government schemes because of lack of information. अब इन्फॉर्मेशन के अभाव क्या, पढ़े लिखे नहीं है तो बेचारे कहीं भी पूछ नहीं सकते हैं, किसको पूछेंगे, और पूछेंगे भी तो सामने वाला बाबू कौन सा सही बताएगा इनको। अब बहुत सारी स्कीम्स जो सरकार चलाती है जो गरीबों के लिए फेवरेबल रहती हैं, लेकिन उन स्कीमों को लॉन्च किया जाता है, लेकिन उसको जो ज़मीनी स्तर पे यानी कि ग्राउंड लेवल पे उसको अप्लाई नहीं किया जाता। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाती हैं। अब जैसे आपने सुना होगा कि लड़की पैदा होने पे बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप, फेसबुक पे वायरल रहते हैं कि लड़की पैदा हुई तो सरकार की तरफ से 10,000 5,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन आप बैंक में जाइए SBI में, स्टेट बैंक में जाइए, पूछिए, वहाँ पे जो बाबू बैठा होगा वो मुंह चढ़ा के बोलेगा हमारे पास कोई स्कीम नहीं आई है ऐसी, जब आएगी बता देंगे, जबकि बाहर ही उस बैंक के बैनर लगा होगा कि ऐसी स्कीम चल रही है। यानी कि बाहर ये तो वो बात हो जाएगी, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा, यानी कि बाहर तो बैनर लगा रखा है तुम लोगों ने कि ऐसी स्कीम है, और अंदर जाके बाबू को पूछते हैं तो उसको कुछ पता ही नहीं है। तो ये करप्ट लोग, इनकी वजह से जो गरीब और पुअर लोग हैं वो बेचारे स्कीम्स का लाभ नहीं उठा पाते हैं। और गरीब आदमी, पुअर आदमी, अनपढ़ आदमी बेचारा उस बाबू को क्या बोलेगा, वो कहाँ जाएगा शिकायत है, क्योंकि सभी तो चोर हैं। आगे देखते हैं हम। ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। जब इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं उस समय गरीब पुअर लोगों के वेलफेयर को नहीं देखा जाता, यानी कि गरीबों के भलाई के लिए जो पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए उसको इग्नोर किया जाता है। इसके ऑपोजिट में जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, उद्योग वर्ग है जो हमारा उद्योगपति वर्ग, उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब इस लॉकडाउन की स्थिति के अंदर मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति भारत का परेशान होगा अपनी इनकम से, लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान अंबानी विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। भाई हमारे घरों में काम नहीं है, हमें काम नहीं मिल रहा है। हाँ, आपके पेरेंट्स भी फ्री बैठे होंगे, काम नहीं था बहुत दिनों तक, काम अगर है भी तो पगार आधा मिल रहा है, पेमेंट आधा आ रहा है, किसी को 70% मिल रहा है, किसी को 50% मिल रहा है। भाई अंबानी ने कौन से ऐसे आम के बगीचे लगाए हैं जो कि भी लोगों को खाए बिना रहा नहीं जा रहा है। वो 5वें सबसे अमीर पुरुष बन गए हैं इस विश्व के, बताइए। तो कहने का मतलब हमारी जो पॉलिसीज़ रहती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं, ना कि गरीब लोगों की भलाई के लिए बनाई जाती हैं। आगे बताया गया, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स वाज एनकरेज्ड व्हाइल प्रोडक्शन ऑफ एडिबल क्रॉप्स वाज रिड्यूस्ड। दिस ट्रिगर्ड द स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड प्राइस राइज बिकॉज ऑफ विच पीपल कुड नॉट गेट मील्स ट्वाइस अ डे।
अब कैश क्रॉप्स का जो उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन एडिबल क्रॉप जो खाने पीने की चीज़ें रहती हैं उनकी जो फसल थी उसको थोड़ा कम कर दिया गया ना। इससे क्या हुआ, इससे खाना कम हो गया, महंगा हो गया, यानी कि प्राइस राइज, जब चीज़ें कम हो गएंगी तो उसका दाम बढ़ जाएगा। आज आप देखिए भारत जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, भारत के अंदर पंजाब को ही हम लोग क्या कहते हैं, वीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब वीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है कि पंजाब के अंदर इतना गेहूँ होता है कि पूरे भारत को खिला सकता है पंजाब। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में ही गेहूँ होता है, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह पर गेहूँ होता है। तो अगर हम सिर्फ पंजाब में उगे गेहूँ को हमारे देश के अंदर यूज़ करें खाने पीने के लिए, और बाकी जो हमारे यहाँ पर गेहूँ या बाकी चीज़ें होती हैं उसको हम विदेशों में एक्सपोर्ट करें, तो भी हम बहुत फ़ायदा कमा सकते हैं। लेकिन आप देखिए गोदामों के अंदर जो हमारा गेहूँ है वो सड़ जाता है बारिश में पड़ा हुआ, उसको सूअर खा जाते हैं, लेकिन मजाल है वो किसी गरीब आदमी के हाथ में 2 रुपये किलो के हिसाब से दे दिया जाए। और बड़ी शर्म की बात है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर गेहूं की कीमत 28 रुपये किलो में, आटा 30 रुपये किलो आटा खरीद कर खाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो चीज़ों की कमी है इससे भी गरीबी बढ़ती है। आगे है, बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रूरल इकोनॉमी कोलैप्स्ड, cottage and small scale industries broke down, migration increase, income in agricultural sector decrease। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो बदलाव किए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, उन रिफॉर्म्स के द्वारा, उन बदलावों के द्वारा जो रूरल इकोनॉमी थी, जो हमारे गांव की इकोनॉमी है, यानी कि जो गांव के एरियाज है वहाँ पर ज़्यादा फायदा नहीं दिया जाता है, जिससे वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल नष्ट हो जाती है, नष्ट हो चुकी है। और कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या हो गया, तो जो कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह है, जो गांव की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और छोटे उद्योग यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और गृह उद्योग जो है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो ख़त्म हो गई है, ब्रोक डाउन हो गई है। इस कारण से लोग गाँव से निकल के शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन बढ़ गया है। माइग्रेशन बढ़ने से एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर जो इनकम है वैसे ही कम हो गई है, क्योंकि लोग खेतीबाड़ी करना ही नहीं चाहते हैं। अभी हर एक आदमी सोचता है खेती में नुकसान ही होगा, तो बेटर है शहर में चल के कुछ काम धंधा शुरू कर लेते हैं। तो इकोनॉमी हमारी कोलैप्स होती जा रही है। पुअर पीपल आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड डिजीज़। गरीब लोग जो हैं वो माल न्यूट्रिशन यानी कि उनको जो खाने से जो मिलना चाहिए पोषक तत्व वो नहीं मिल पाते हैं, इससे उनको बीमारियां लग जाती हैं, इससे उनका जो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है, और उनकी इनकम तो वैसे ही नहीं है, इनकम नहीं है, मेडिसिन पे खर्चा और करना है, इससे गरीबी और ज़्यादा बढ़ जाती है इन लोगों के पास। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बिजनेस, कॉटेज इंडस्ट्रीज एटसेट्रा वर डिटेरियोरेटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैड इंक्रीज। टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, ट्रेडिशनल बिजनेस जो थे उनमें बदलाव आ गया है, कॉटेज इंडस्ट्रीज में बदलाव, यानी कि टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ लोग जो हैं जो उस हायर टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। देयर वॉज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब भारत के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो गई, यानी कि पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ बहुत बढ़ गया है, एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गया है। पहले जो था सुविधाओं की कमी के कारण, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी, जिससे लोग जल्दी निकल लेते थे इस धरती से, यानी कि जल्दी मर जाते थे, वो चीज़ें भी कम हो गई है, लाइफ स्पैन बढ़ गया है थोड़ा। सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू डिमांड ऑफ लेबर। लेबर की जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई है। अगर आपने देखा ही होगा यूपी में या बहुत सारी जगहों पर, जब भी कभी सरकारी नौकरी के लिए निकलता, ऐसी खबर सुनने में आई थी कुछ समय पहले कि यूपी में कहीं पियोन की भर्ती की जानी थी, यानी कि चपरासी की भर्ती थी, उसके लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में लोग पढ़े लिखे एमए, एमएससी, बीएससी किए हुए लोग वहाँ पे खड़े थे इंटरव्यू के लिए। क्यों? बेरोजगारी है भाई। तो जितने लोगों की जगह है उससे बहुत ज़्यादा लोग, यानी कि डिमांड जो लेबर जो है उससे कहीं ज़्यादा सप्लाई ऑफ लेबर है। इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, यानी कि 100 आदमियों की जगह है और लाख आदमी लाइन में खड़े हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही ना। ये नौकरी तो 100 लोगों को मिलेगी, बाकी जो लोग हैं वो बेरोजगार रहेंगे। ऑन द अदर साइड द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट डिक्रीज। बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें जो हैं उनको, उनके प्रोडक्शन को कम किया गया है, इससे प्राइस राइज भी हो गया है, इससे चीज़ों का दाम बढ़ गया है, और परचेज पावर लोगों की कम हो गई है। अब आप 10,000 कमाते थे, आप इनकम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन दाल, चावल, आटा, ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो आपकी परचेज पावर कम हो गई है, इससे लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का काफ़ी डाउन हो गया है। तो इस प्रकार से पॉवर्टी बढ़ गई है। तो ये था हमारा चैप्टर
और इसमें हमने पढ़ा पॉवर्टी के बारे में। अब बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, गुड बाय।